लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था आपको वेरिएबल मास सिस्टम, और उसमें मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था कि वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। सो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको रॉकेट, एंड रॉकेट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। और ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज हम देखते हैं बहुत बहुत बड़े साइज का और बहुत बड़े मास का रॉकेट ग्राउंड से उठ के ऊपर को चला जाता है, और ये वेरिएबल मास सिस्टम की हेल्प से होता है। तो ऐसा करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास ऐसा रॉकेट है, इट्स अ रॉकेट, ऐसे कुछ ऐसे बना देता हूं, और इसमें से फ्यूल गैसेस निकलेंगी। अभी ये रेस्ट में है, t=0 की बात हो रही है, ग्राउंड के ऊपर है, और हम मान लेते हैं कि इसका मास है कुछ ऐसे मान लेते हैं m0 के बराबर मास है। मतलब इन द बिगिनिंग रॉकेट कहां पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे। तब इसका मास कितना है बेटा? m0 के बराबर। अभी क्या होगा, हम इसको ऑन करेंगे। ऑन का मतलब अब ये प्रोजेक्शन के लिए तैयार है। प्रोजेक्शन कैसे होगा? यहां पे नोजल्स लगे होते हैं, यहां से फ्यूल बर्न होगा, और यहां से गैसेस निकलेंगी बहुत हाई स्पीड पे। तो जैसे यहां से गैसेस निकलनी शुरू करेंगी ना, तो गैसेस बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आ रही होंगी। जब ये बहुत ज्यादा फास्ट रेट से बाहर आएंगी, तो ये रॉकेट इन गैसेस पे एक्शन लगाएगा नीचे निकालने के लिए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, ये निकलने वाली गैसेस रॉकेट पे लगाएंगी रिएक्शन, और रिएक्शन इतना ज्यादा होगा कि इतना हैवी रॉकेट ऊपर को उठ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, ये t0 का डायग्राम है। कुछ देर के बाद रॉकेट ऊपर पहुंच गया, वो यहां पे आ गया। लेट से ये इधर आ गया, साइड में बना रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए, और हम दिखा रहे हैं कि रॉकेट यहां पहुंच गया, और ये यहां पे आ गया। अगेन द सेम थिंग, ऐसे कुछ इधर आ गया, और अब टाइम हो गया t। दिस टाइम इज t, टाइम t हो गया, और इसका मास अभी m0 तो नहीं होगा, पहले m0 था, अभी क्या होगा? अभी ये हो जाएगा m के बराबर। मतलब मास पहले से क्या हो गया? कम हो गया। और अभी इसकी वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या मानेंगे हम? ये मान के चल लेते हैं कि शुरुआत में जब ये रॉकेट, पहले तो रॉकेट रखा होगा और उसके बाद ये चलना शुरू हो गया होगा। जब ये ठीक चलना स्टार्ट हुआ, तब इसकी वेलोसिटी u थी। वो u हम 0 भी ले सकते हैं या हम u ले सकते हैं, वो u थी। एंड कुछ देर के बाद टाइम t हो गया, मास m हो गया, और रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो गई है? v के बराबर। और अब हम ये मान के चलते हैं कि रॉकेट बहुत ऊपर चला गया। बहुत ऊपर जाने से g का इफेक्ट काफी कम हो गया, हम मानते हैं g का इफेक्ट 0 है। आई एम नॉट सेइंग कि g का इफेक्ट 0 होगा, लेकिन रॉकेट जब बहुत 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 ज्यादा दूर चले जाएगा, तो ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा, और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हमने क्या बोला? g 0 हो गया। ये एक जस्ट अजम्पशन है, आपके लेवल पे जो अजम्पशन है, वहां पे हमने g को 0 लेना है। g को वेरिएबल लेंगे तो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ देर के बाद ये t टाइम हो गया, थोड़ा और देर के बाद रॉकेट यहां पहुंच गया, रॉकेट यहां आ गया, और ये ऐसे कुछ हो गया, और नाउ टाइम हो गया थोड़ा सा ज्यादा। देखो t+dt, अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा तो इसका मास, रॉकेट का मास सेम नहीं रहेगा ना, मास और कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m - dm, और इसमें से dm मास बाहर निकल आया। पहले कितना था ये? m0, फिर कितना हो गया? m, अब कितना हो गया? m - dm। तो dm कहां चला गया? जितना कम हो गया वो बाहर निकल रहा है। देखो ये बाहर निकल रहा है, परफेक्ट हो गया। और यस, एंड टाइम कितना हो गया? t+dt। एक चीज सोचो आप, पहले ये वेलोसिटी v से जा रहा था, अब इसमें से थोड़ा सा मास बाहर निकल गया। थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो ये रॉकेट इस थोड़े से मास को नीचे को धक्का मारेगा, एक्शन। तो ये थोड़ा सा मास रॉकेट को ऊपर रिएक्शन लगाएगा, तो वेलोसिटी जो v दिख रही है, वो v से भी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी, v+dv। आपको समझ आया? एक और बात, g अभी भी कितना है? 0। इसको हम बोलते हैं सिचुएशन 1, इसको हम बोलते हैं सिचुएशन 2। आप अंडरस्टैंड करो, अगर हम सिचुएशन 1 एंड 2 की बात करें और ऐसे लिख रहे हो कि अगर g 0 होगा तो F एक्सटर्नल क्या आएगा? 0 आएगा। F एक्सटर्नल का मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, मतलब रॉकेट किसकी वजह से चल रहा है? ग्रेविटी की वजह से थोड़ी चल रहा है। जो मास निकल रहा है उसकी वजह से चल रहा है, और मास एक्सटर्नल नहीं है, मास क्या है? इंटरनल है। क्लियर हुआ? इस लेक्चर से पहले जब मैंने वेरिएबल मास समझाया था, तो मैंने उसमें आपको थ्रस्ट निकालना सिखाया था। अभी मैं थ्रस्ट निकालना नहीं सिखा रहा, मैं वेलोसिटी सिखा रहा हूं कि कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। उसके लिए अब हम जो सोल्यूशन निकालेंगे वो लास्ट जैसा नहीं करेंगे, इस सोल्यूशन को हम लोग डिफरेंट पैटर्न में करते हैं। अंडरस्टैंड करो, अगर बेटा यहां ग्रेविटी नहीं है, यहां ग्रेविटी नहीं है, तो F एक्सटर्नल कितना आएगा? 0। अगर F एक्सटर्नल 0 होगा तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। किसका मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल।
फाइनल में अकेला ये नहीं आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि ये भी पहले सिस्टम का हिस्सा था। मतलब इनिशियल टोटल मास वाज m एंड फाइनल इज ऑल्सो, इसको और इसको मिलाएंगे तब m हो पाएगा। इसका मतलब इसका टोटल मोमेंटम इक्वल टू इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, तब हम बोलेंगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक और बात, हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मास निकल रहा है ना, ये गैसेस निकल रही हैं बेसिकली, ये कहां जा रही हैं, ये नीचे जा रही होंगी। इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस, ये वेलोसिटी ऑफ गैस है। ठीक बात है, परफेक्ट हो गया। अभी हम लोग सिचुएशन 1 एंड 2 की बात करते हैं। हम लोग क्या बोल रहे होंगे, यहां पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि F एक्सटर्नल कितना है बेटा, 0 है। सो P इनिशियल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, P फाइनल। व्हाट इज P इनिशियल, ध्यान रखना इसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहां तो ग्रेविटी काम कर रही थी, अभी ग्रेविटी काम नहीं कर रही। सो सिचुएशन 1 ये है, सिचुएशन 2 है। P इनिशियल का मतलब हुआ कितना, मास m एंड वेलोसिटी v, एंड P फाइनल मास कितना हो गया, m माइनस डी एम, एंड हाउ मच इज वेलोसिटी, v प्लस dv। ये हो गया, प्लस मास हो गया m माइनस डी एम, वेलोसिटी हो गई v प्लस dv। और अभी तो हमने इसका मास लिया ना, ये भी तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे को जा रहा है, बेटा ये नीचे को जा रहा है। अगर ये नीचे को निकलेगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे dm, लेकिन वेलोसिटी क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि गैसेस कहां जा रही हैं, नीचे की तरफ। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव में। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, अगर हम इस वाली सिचुएशन और सिचुएशन की बात करेंगे तो यहां का मोमेंटम और यहां का मोमेंटम सेम होगा, और अगर हमने दोनों को इक्वेट करा तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम दोबारा से ओपन करते हैं, mv इज इक्वल टू mv माइनस dm इंटू वी प्लस m इंटू डी वी माइनस dm इंटू डी वी माइनस dm इंटू वी जी। ये करा क्या हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर वाले 4 फैक्टर आ गए, ये के फैक्टर हो गया, 5 फैक्टर हो गए। एक बात सोचो, dm छोटा होगा कि बड़ा, dm बहुत छोटा होगा, और dv भी बहुत छोटा होगा। तो ये जो dm और dv का मल्टीपल होगा, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। इसको हम बोलते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। इस एरो का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। रीजन बिहाइंड, इट इज वेरी स्मॉल, सो मल्टीपल बिकम्स वेरी 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 स्मॉल। इसलिए हमने इसको क्या बोला, ये बहुत ज्यादा छोटा होगा, टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो कर दिया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। बेटा समझ आया, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं, हम इसको शफल करते हैं। शफल करेंगे तो इस चीज को, ये फैक्टर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इनको हम एक तरफ रखते हैं और इसको हम दूसरे तरफ रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस वाले फैक्टर को लेफ्ट में लेके आते हैं तो यहां पे आता है dm इंटू वी प्लस वी जी इज इक्वल टू, क्या लिख रहे होंगे हम, m इंटू डी वी। आई होप इतना क्लियर हो गया। यस, इतना समझ में आ गया हमें। अब हम ऐसा कर रहे होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू dm ओवर m इंटू वी प्लस वी जी। ये हमारे पास एक रिलेशन आया। थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि ये dm अपॉन m और v प्लस वी जी क्या चीज है। थोड़ा सा कहानी सुनो। इसमें से निकल रही है गैस और रॉकेट चल रहा है स्लो। ध्यान से समझना बहुत, इसमें से गैस निकल रही है पीछे को और रॉकेट जा रहा है अभी स्लो। जब रॉकेट हो जाएगा काफी तेज तो इसमें से जो गैस निकलेगी उसका बिहेवियर हमें डिफरेंट दिखाई देगा। डिफरेंट दिखाई देने का मतलब हुआ कि अगर जैसे आप ऐसे समझने की ट्राई करो कि हमारे पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन, और ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट में, और हमने इसमें से एक स्टोन को उठाया और फेंक दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको ग्राउंड से देखते हैं। जब तुम ग्राउंड से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई देगा इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। किधर को, लेफ्ट में। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, अब जो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन राइट में भागने लगी, कितने से, राइट में भागने लगी 2 मीटर पर सेकेंड से, और स्टोन अभी भी हम फेंक रहे हैं कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। बट स्टोन कहां से फेंक रहे हैं, स्टोन फेंक रहे हैं ट्रेन में से। तो किसके रिस्पेक्ट में फेंकेंगे, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो आप समझो, ये वाला स्टोन ट्रेन के रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, लेकिन ट्रेन खुद आगे जा रही है। तो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी आएगी 10 - 2, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, एक टाइम आता है जब ये ट्रेन रन करने लगती है 10 मीटर पर सेकेंड से।
और आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टोन फेंकते हो 10 मीटर पर सेकेंड से। मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो तुमने ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 से फेंका और जिस ट्रेन से फेंका वो खुद ट्रेन कहाँ भाग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी ना वो 0 होगी। दिमाग लगाओ, समझ में आया मैंने क्या बोला। अगला वाला पॉइंट देखो, अगर ये वाली ट्रेन अब रन करने लगे 12 मीटर पर सेकेंड से और हम अभी भी इसके रिस्पेक्ट में फेंक रहे हैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 से जाने की कोशिश करेगा और ट्रेन इटसेल्फ इज रनिंग विद 12, तो इसकी जो वेलोसिटी ग्राउंड से दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, 12 माइनस 10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। किधर को, राइट डायरेक्शन। जो अभी लेफ्ट में जाता दिख रहा था वो अब कहाँ पे दिख रहा है, राइट में जाता दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रेन में खड़े होके एक स्टोन को फेंकते हैं तो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, और पूरी ताकत हमेशा इतनी वेलोसिटी जनरेट करती है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में करती है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम ट्रेन पे खड़े हैं। लेकिन इसकी वेलोसिटी ग्राउंड से कितनी दिखाई देगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ट्रेन रुकी है कि ट्रेन भाग रही है। अगर ट्रेन रुकी होगी तो वही दिखाई देगा जितने से हमने फेंका है, ट्रेन भाग रही होगी तो फिर हमें कम दिखाई देगा, ट्रेन और ज़्यादा भागेगी तो 0 दिखाई देगा, और ज़्यादा भागेगी तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ फील होगा। तो इस पूरे डायग्राम में क्या कांस्टेंट है, इस पूरे डायग्राम में एक चीज़ कांस्टेंट है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। आपको समझने की जरूरत है क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ट्रेन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है और स्टोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, ये व्हाट इज दिस, ये है गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मोमेंटम में जो हम वेलोसिटी लेते हैं वो हमेशा रियल और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आती है। और v क्या चीज़ है, रॉकेट की वेलोसिटी। डायग्राम देखो, अगर हम डायग्राम को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डायग्राम के हिसाब से ये वाली वेलोसिटी भी बदल रही है और डायग्राम के हिसाब से लेट मी कंप्लीट, ये रब हो गया, यहाँ पे रॉकेट ऐसे बना हुआ था, यस ऐसे बनाया था मैंने, m0 दिखाया था और यहाँ पे गैसेस निकल रही थी, डायग्राम था t=0 का, यस हाँ या। तो मतलब इस पर्टिकुलर केस में हम देख पा रहे हैं कि ये वाली वेलोसिटी बदल रही है। इन साथ साथ में अगर ये वेलोसिटी बदल रही है तो रॉकेट तेज हो रहा होगा, जब रॉकेट तेज होगा तो इसमें से निकलने वाली गैस की वेलोसिटी ग्राउंड से देखोगे तो सेम नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब ये वेरिएबल दिखेगा और ये भी वेरिएबल दिखेगा। एक चीज कांस्टेंट होगी, वो क्या है, इस रॉकेट में से जो गैस निकलेगी वो यहाँ पे मशीन लगी होगी जिसको हम नोजल बोलेंगे, नोजल में से एक रफ्तार से गैस निकलेगी। इसका मतलब गैस की वेलोसिटी नोजल के रिस्पेक्ट में सेम रहेगी। अगर हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं तो गैस की वेलोसिटी नोजल के रिस्पेक्ट में सेम रहेगी। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। लाइन लिखते हैं, यहां पे लाइन लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट रिमेन्स सेम। ये कैसी रहती है, ये हमेशा सेम रहती है, ये नहीं बदल रही होती, बाकी सब बदल रहा होता है। तो अब यहां पे 3 वेरिएबल आ जाते हैं। पहला वेरिएबल, ये हमारे पास रॉकेट है और इस रॉकेट की वेलोसिटी v है और गैस की वेलोसिटी vg है और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट रिमेन सेम, और इसको हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, यहां लिखते हैं v रिलेटिव। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट को नाम दिया हमने v रिलेटिव। और v रिलेटिव किधर होगा, रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैस की वेलोसिटी कहां पे होगी, नीचे को होगी। एक फॉर्मूला याद होगा आपको रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जिसको हमने क्या नाम दिया, v रिलेटिव, उसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर हम लोग को यहां पे लिखना हो इस वाली चीज को, इस वाली वैल्यू को, कि ये कितना होगा, क्या वैल्यू आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन हटाएंगे। साइन हटाएंगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोल रहे हो कि सर देखो ये किस डायरेक्शन में है, ऊपर है कि नीचे है, ये नीचे के डायरेक्शन में है। बट हम एक काम करते हैं, हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसको हम यहीं रहने देते हैं और हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस। अब हम साइन रखेंगे ना, यहाँ पे गैस की वेलोसिटी किधर है, ऊपर या नीचे, नीचे है, तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअली माइनस v गैस। और रॉकेट की वेलोसिटी कहाँ पे, ऊपर है, वो सेम रहेगा, उसको हम लिख देंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट।
ये माइनस क्यों आया? क्योंकि गैस की वेलोसिटी नीचे को है, ये सेम रह गया क्योंकि रॉकेट की वेलोसिटी कहाँ पे? ऊपर को है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस टाइम्स Vg प्लस Vr, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब Vg प्लस Vr इज वॉट? V रिलेटिव। यहां से देखो इस वाले रिलेशन में यहाँ पे क्या आ रहा था? Vg प्लस Vr। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? वी हैव गॉट रिलेशन एज dv इक्वल टू dm अपॉन m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस v रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पे Vg प्लस Vr लिखा हुआ था, और दिस dv इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v रिलेटिव इंटू dm ओवर m। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये नहीं बदलने वाला, इट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है गैस की रॉकेट के रिस्पेक्ट में। सो ये कैसी होगी? ये कांस्टेंट होगी। तो क्या बदलने वाला है? ये बदल रहा है, ये बदल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? अब हम इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ऐसे लिखोगे, यू रिलेटिव को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी हम बात करते हैं लिमिट की। दिस इज डी वी इक्वल टू माइनस टाइम्स वी रिलेटिव इंटू डी एम ओवर एम। अच्छा, आप सोचो जब t 0 था, व्हेन टाइम वॉज 0, तो रॉकेट की वेलोसिटी हम लोगों ने कितनी मानी थी? ये dv किसका? dv इज वॉट? dv इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो t 0 पे रॉकेट की वेलोसिटी हमने कितनी मानी थी? u। और मास कितना लिया था हम लोगों ने? m नॉट। t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है रॉकेट की? v, और मास कितना हो गया? m। सो यहां से रिलेशन आएगा v माइनस यू इक्वल टू माइनस टाइम्स v रिलेटिव dm अपॉन m। क्या चीज आएगा? ln m log m ना। और कहां से कहां तक लिमिट लिखेंगे? m नॉट से लेके m तक। सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस v रिलेटिव log m माइनस log m नॉट। बाहर एक साइन माइनस है ना, इसको हम अंदर ले जाते हैं। जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? रिलेशन आएगा ln m नॉट माइनस ln m, और साथ में आएगा प्लस में v रिलेटिव ना। यहाँ पे आएगा प्लस में v रिलेटिव। नाउ दिस इज इक्वल टू v रिलेटिव इंटू ln m नॉट अपॉन m। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b। log a माइनस log b इज log a अपॉन b। इतना कुछ आ गया। और यहाँ पे क्या था? v माइनस यू। सो यहाँ से रिलेशन फाइनली क्या आ गया? v इक्वल टू यू प्लस v रिलेटिव इंटू ln m नॉट अपॉन m। This is the answer. This is what final velocity of rocket, initial velocity of rocket, relative velocity of fuel gases, and ln m naught upon m. m naught is initial mass, m is final mass. कई बार तुमसे कहा जाता है कि रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो तुम बोलोगे सर देखो रॉकेट का स्टार्टिंग में मास कितना था? m नॉट, इट वाज m नॉट। और फाइनली क्या होगा? सारा फ्यूल जल गया, सारा फ्यूल जल गया, फिर भी कुछ तो मास रह जाएगा ना। इसको मैंने बोल दिया mt, mt ऐसे नाम दे दिया। mt को बोलते हैं बर्नट आउट मास। बर्नट आउट मास, बर्नट आउट मास का मतलब क्या हुआ? सारा फ्यूल जल गया, कुछ नहीं बचा। अब ये जो एल्यूमिनियम है जिस भी मटेरियल का बना है ये वो बचा है बस, और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। दैट्स कॉल्ड बर्नट आउट मास। तो एक्चुअली इस वाले प्रोसेस में m नॉट क्या चीज होगा? मैक्सिमम मास होगा, मैक्सिमम मास। और जिसको हम mt बोल रहे हैं वो क्या होगा? वो होगा मिनिमम मास, इससे कम हो नहीं सकता। अभी अभी हमने देखा था v इक्वल टू यू प्लस v रिलेटिव इंटू ln m अपॉन या ln m नॉट अपॉन m आ रहा था। आप अंडरस्टैंड करो, ये जितना कम होगा रेशियो उतना ज्यादा आएगा, v उतना ज्यादा आएगा। और ये कम से कम कितना हो सकता है? ये कम से कम कितना होगा? ये कम से कम होगा mt के बराबर। आई होप आपको समझ आ रहा है। कम से कम mt के बराबर होगा, तो रिलेशन क्या आएगा? v इक्वल टू यू प्लस v रिलेटिव इंटू ln m नॉट अपॉन mt। mt मतलब बर्नट आउट मास, और ये इस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो रॉकेट की मैक्सिमम आएगी, और इसको बोलते हैं बर्नट आउट वेलोसिटी। बर्नट आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कोई आपसे पूछे तो क्या करोगे आप? आपको इनिशियल मास पूछना है, आपने फाइनल रेजिडुअल मास पूछना है जितना बच गया, और आपने इनिशियल वेलोसिटी और v रिलेटिव ये सब करोगे तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाता है। मैंने आपको समझाया कि हमारे पास ये रॉकेट है और इस रॉकेट में से फ्यूल निकल रहा है। देखो फ्यूल बाहर निकलेगा, फ्यूल किस वेलोसिटी से निकलेगा? u से। और u को हम क्या बोल रहे हैं? u को हम बोल रहे हैं बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी। वहां पे मैंने v रिलेटिव बोला था, यहां मैं u कह देता हूं। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। और कितना मास निकल रहा है पर सेकेंड? मास निकल रहा है dm, कितनी देर में? पर सेकेंड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या हो जाएगा? रेट ऑफ मास, रेट ऑफ मास इज dm by dt। तो थ्रस्ट बताया था आपको, थ्रस्ट। ये रॉकेट
इस फ्यूल के ऊपर थ्रस्ट लगाएगा, कहाँ पे, नीचे को, और फ्यूल रॉकेट पे थ्रस्ट कहाँ पे लगाएगा, फ्यूल रॉकेट पे थ्रस्ट लगाएगा ऊपर को, और वो कितने के बराबर आएगा, वो आएगा u इंटू डी एम बाई डी टी। ये हम वेरिएबल मास सिस्टम में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर कोई हमसे बोले कि थ्रस्ट कितना होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूल कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, और जहां पे ये वाली वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और पर सेकेंड कितना निकल रहा है। जैसे कोई आपसे एग्जाम्पल के लिए बोले, एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे बोले फ्यूल coming out from rocket at rate 10 kg per second with relative velocity 1000 meter per second. Find thrust ऑन रॉकेट। कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन करता है फाइंड थ्रस्ट ऑन रॉकेट, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर थ्रस्ट हमें मालूम है, दैट थ्रस्ट इज u इंटू डी एम बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू u हमने अभी देखा कितने के बराबर है, देखो सामने दिख रहा है 1000 लिखा हुआ है 1000, और डी एम बाई डी टी कितना है, डी एम बाई डी टी इज 10, सो दिस बिकम्स व्हाट 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 10⁴ व्हाट न्यूटन। इतना फोर्स काम करेगा उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। जहां पे u का मतलब क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी, और dm अपॉन dt का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास या मास कमिंग आउट पर सेकेंड। एक बात हमने ये देखी थी। दूसरा फॉर्मूला अगर हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो अभी हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का फॉर्मूला आ रहा था v इक्वल टू u प्लस दैट u रिलेटिव और v रिलेटिव इंटू लॉग जिसको हम ln बोल रहे थे, ln m0 अपॉन m, ये आ रहा था। जहां पे u क्या था, रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमसे कोई बोले कि इनिशियली रॉकेट वॉज एट रेस्ट, कोई हमसे बोले कि इनिशियली रॉकेट वॉज रेस्ट, तो अभी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो u की वैल्यू 0 आएगी। अगर u 0 होगा तो v कितने के बराबर आएगा, v आएगा u रिलेटिव इंटू ln m0 अपॉन m। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, मतलब तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट कब, जब इनिशियली रॉकेट कैसा था, रॉकेट रेस्ट में था। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। दूसरा एक और, कोई आपसे बोले ऐसे कि हमारे पास ये रॉकेट है, ये रॉकेट है और रॉकेट का मास है m0, और इसमें से गैसेस निकल रही हैं विद वेलोसिटी u, और पर सेकेंड गैसेस निकल रही हैं dm बाई dt के रेट से। बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन। कोई तुमसे ऐसे पूछ लेता है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, ये सिंपल फॉर्मूले जो हम यूज करने वाले हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तुम बोलोगे सर देखो ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे की तरफ, कितने फोर्स से, m0 इंटू जी से। कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन गैसेस के निकलने की वजह से रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट लगेगा, वो कहां पे लगेगा, ऊपर की तरफ। एंड हाउ मच इज दैट थ्रस्ट, दैट थ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट, u इंटू डी एम बाई डी टी। अब 3 केसेस हैं यहां पे, हम बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर किसी वजह से m0g ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो गया थ्रस्ट से, तो रॉकेट उठेगा नहीं, पक्की बात है, ये वहीं खड़ा रहेगा। कारण है mg बहुत ज्यादा है और थ्रस्ट की वैल्यू कम है, रॉकेट विल बी एट द सेम पोजीशन, रुका रहेगा। ये केस नंबर 1 है। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 कि अगर किसी वजह से m0g और u इंटू डी एम बाई डी टी सेम हो, तो भी रॉकेट उठेगा नहीं, बट अबाउट टू लिफ्ट, मतलब उठने वाला है लेकिन अभी तक उठा नहीं है। केस नंबर 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के हिसाब से अगर थ्रस्ट की वैल्यू mg से ज्यादा होगी तभी रॉकेट उठेगा, और उठ जाएगा तो हम लोग से बात करेगा कोई नेट फोर्स कितना होगा, तो आंसर आएगा थ्रस्ट माइनस mg। थ्रस्ट को अभी हमने क्या लिखा था, u इंटू डी एम बाई डी टी माइनस m0g, और न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से नेट फोर्स इज कॉल्ड मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ये छोटे छोटे फॉर्मूले थे जो हमारे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आते हैं। तो अगर हम इनको अप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं आता जिससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए। सो ऐसे करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं। सो वी हैव लेट्स से वन एग्जाम्पल,
और मैं लिखवाता नहीं, मैं आपको सुनाता हूं, आप सुन लो ध्यान से। जैसे कोई आपसे बोले अ रॉकेट हैज मास 2 into 10 power 4 kg, ऑफ विच हाफ इज फ्यूल। फ्यूल कितना है? हाफ इज फ्यूल, मतलब आधा भरा हुआ है फ्यूल। तो मास ऑफ फ्यूल कितना हो गया? मास ऑफ फ्यूल होगा उस हिसाब से हाफ ऑफ दैट, मतलब 10 power 4 kg। क्लियर हो गया? इतना हमारे पास फ्यूल का मास होगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने बोला अज्यूम दैट फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ कांस्टेंट रेट एज द रॉकेट इज फायर्ड, मतलब जो फ्यूल है वो हम कांस्टेंट रेट से जला रहे हैं, लगातार जलाए जा रहे हैं, पर सेकेंड में सेम अमाउंट बर्न कर रहे हैं। अज्यूम दैट द फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट कांस्टेंट रेट एज रॉकेट इज फायर्ड एंड देयर इज कांस्टेंट थ्रस्ट। इस केस में उसने थ्रस्ट बोला हुआ है, एंड द थ्रस्ट इज 5 into 10 power 6 न्यूटन, इतने के बराबर थ्रस्ट है। फिर उसने कहा निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, उसने कहा एयर रेजिस्टेंस को नहीं निग्लेक्ट करना है, और जी को हमने कांस्टेंट अज्यूम करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लेना है? कांस्टेंट। अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग जी को क्या कर रहे थे? निग्लेक्ट। वो कह रहा है कांस्टेंट करना है, जी को हमने क्या मान के चलना है? कांस्टेंट मान के चलना है। और फिर पहला पॉइंट है, उसने बोला फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। एक तो वो कह रहा है इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करो, और फिर वो कह रहा है इनिशियल, उसके बाद उसने बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन द होल फ्यूल इज कंज्यूम्ड। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन होल फ्यूल इज कंज्यूम, मतलब जब पूरा का पूरा फ्यूल जल जाएगा तब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। पहला इनिशियल निकालना। यार इनिशियल में कैसे करोगे आप? इनिशियल में आप बोलोगे देखो सर ये तो है रॉकेट और ये फ्यूल निकल रहा होगा, थ्रस्ट कहाँ लगेगा? थ्रस्ट लगेगा ऊपर, और mg कहाँ लगेगा? mg लगेगा नीचे। तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? a नॉट इज इक्वल टू टोटल फोर्स, मतलब थ्रस्ट माइनस mg डिवाइडेड बाय m। आई थिंक ठीक है, ऐसे तो आएगा। लास्ट अभी मैंने लिखवाया था। थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है? थ्रस्ट की वैल्यू अभी मैंने लिखवाई है 5 into 10 power 6 माइनस मास कितना है? 2 into 10 power 4, और जी को हम लोग लिख रहे हैं 10, ये सही है, डिवाइडेड बाय मास से डिवाइड करेंगे 2 into 10 power 4। इसको सॉल्व करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, दिस वैल्यू विल कम आउट। आगे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, this is equal to 5 into 10 power 6 माइनस आएगा 2 into 10 power 5, यस ना, डिवाइडेड बाय 2 into 10 power 4। आई बिलीव सही है। देखो यहाँ पे 2 into 10 power 4 लिखा था मास, इंटू जी को हमने 10 लिखा, तो क्या बन जाएगा? 2 into 10 power 5। इसको रब करके थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इट विल बी 2 into 10 power 4 into 10। परफेक्ट। जहां पे ये वाला 10 क्या चीज है? ये g को डिफाइन कर रहा है। सो ऐसे वैल्यू आ जा रही है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 5 माइनस, या 5 बोल सकते हैं हम, 50 बोल सकते हैं, 50 माइनस 2 into 10 power 5 डिवाइडेड बाय 2 into 10 power हाउ मच? 4। सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 48 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना? 10। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आंसर है? 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी ज्यादा एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन होगा इनिशियली, जब रॉकेट क्या हो रहा है? जस्ट उठ रहा है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 के हिसाब से आपने बताना है कब? जब आधा फ्यूल जल जाएगा। जब आधा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो आपसे कहा जाए कि रिमेनिंग मास ऑफ रॉकेट, मतलब आधा फ्यूल जल गया तो रिमेनिंग मास कितना होगा? रिमेनिंग मास होगा, पहले इतना था, उसमें से इतना तो फ्यूल है, ये जल गया तो कितना बच गया? तो बच गया इतना kg। आप समझ रहे हैं ना? पहले हमारे पास कितना मास था? 2 into 10 power 4 kg। उसमें से 10 power 4 kg जल गया तो कितना बच गया? 10 power 4 kg बच गया। सो रिमेनिंग मास ऑफ रॉकेट इज 10 power 4 kg। परफेक्ट है। उसके बाद से किसी ने हमसे बोला कि अब एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम बोलोगे देखो ये हमारे पास रॉकेट है, ये फ्यूल निकल रहा है,
और ये देखो थ्रस्ट है, लेकिन अब की बारी जो mg लगेगा ना वो उतना पहले के बराबर नहीं होगा। वो कितना होगा अब की बारी होगा 10⁴ इंटू जी, बिकॉज मास कितना बच गया 10⁴ इंटू जी करेंगे। सो इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा थ्रस्ट तो सेम आएगा, थ्रस्ट इज 5 इंटू 10⁶ माइनस 10⁴ इंटू 10 डिवाइड बाय मास से डिवाइड करेंगे, और अभी मास कितना है 10⁴ के बराबर है, डिवाइड बाय 10⁴ इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें मिलेगा 50 माइनस 1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁴, दैट इज 49 इंटू 10⁻1, दैट इज 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे निकल गया इनिशियली कितना एक्सेलरेशन था और बाद में कितना एक्सेलरेशन आया। सो दिस इज द आंसर। एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि कोई आपसे बोलेगा कि somebody says कि फाइंड, अच्छा ये समझाने के पहले मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर जो ln होता है ना, ln मान लो यहाँ पे लिखा ln x, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस e इंटू एक्स। अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आती 2.303 इंटू लॉग बेस 10 इंटू एक्स। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, मतलब इस बेस को कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे आता है। एक और बात आपको बता दूं, अगर यहाँ पे बेस 10 हो और यहाँ पे भी 10 हो तो इसका आंसर आता है 1। अगर यहाँ पे बेस 10 हो और यहाँ पे लिखा हो 100 तो इसका मतलब होता है लॉग बेस 10। 100 का मतलब क्या हुआ 10⁻²। और जो पावर में होता है ना, पावर में वो आगे चले जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आ जाता है 2 log 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें मालूम है, अभी मैं आपको बता रहा था। तो ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 2 के बराबर। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। सो दिस वैल्यू इज 2। तो ऐसे करके ना अलग अलग चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, आप लॉग को सॉल्व कर पाते हो ईजिली। कुछ और बातें, अगर कोई हमसे बोले कि log 2 बेस 10 log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। log 10 बेस 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज इसमें लॉग यूज़ होना है, तो कई बार आपको लॉग आएगा तो फिर आपको समझ में आने में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा और समझा देता हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे कहीं लिखा हो, लेट्स से यहाँ पे लिखा हो लॉग बेस 10 a इंटू बी, अगर यहाँ पे इंटू होगा इसका मतलब होता है लॉग a बेस 10 प्लस लॉग b बेस 10। मतलब अगर वो इंटू होगा तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा log a⁻n, ये तो मैंने आपको बता दिया, पावर कहाँ चला जाएगा, पावर आगे चला जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर डिवाइड के फॉर्म में हो, log 10 और a/b हो, तो ये माइनस बन जाता है, मतलब ये आता है log a बेस 10 माइनस log b बेस 10, ऐसे कुछ हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है लॉग की। अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल, कोई आपसे बोले फाइंड log 5 बेस 10, कोई बोले इसका आंसर निकालो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर ऐसे आएगा आंसर। log 5 को क्या लिखेंगे, 10 डिवाइड बाई 2 एंड 10 इज इक्वल टू, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला क्या वैल्यू आएगा, ये आएगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। क्लियर। इसकी वैल्यू क्या आती है 1, अभी तो बताया था, और इसकी log 2 की वैल्यू अभी अभी लिखी थी मैंने लास्ट में, क्या था बेटा 0.3010, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बिकम लाइक log 5 बेस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3010, दैट इज 0.0996। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास log 5 की वैल्यू आती है। ऐसे कोई आपसे बोलता कि सर log 12 बताओ, log 12 बेस 10, तो तुम बोलोगे log 12 का मतलब हुआ log 3 इंटू 4 बेस 10, बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, ये होगा log 3 बेस 10 प्लस log 4 बेस 10 इक्वल टू log 3 बेस 10 प्लस log 4, जो यहाँ पे 4 लिखा है ना, इसको हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं या 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है।
अगर हम ऐसा लिखेंगे तो आएगा log 3 बेस 10 प्लस 2 टाइम्स log 2 बेस 10। परफेक्ट। नाउ वी हैव दिस वैल्यू, log 3 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बिकम log 3, log 3 was 0.4771 plus 2 times log 2 was 0.3010. This is equal to 0.4771 plus 0.6020 is equal to 1971.0. दिस इज वैल्यू, और ये क्या चीज़ आ गया? ये log 12 बेस 10 की वैल्यू है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर कभी कोई चीज़ आ जाए लॉग में तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मास ऑफ फ्यूल of rocket, fuel of rocket is 3/4 the total mass. Find final velocity of rocket when whole mass या whole fuel is burnt. क्लियर है? जब सारा का सारा फ्यूल जल गया तब आपने बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी। मास ऑफ फ्यूल ऑफ रॉकेट इज 3/4 द टोटल मास। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन होल फ्यूल इज बर्न्ड, और यहां पे लिखा होगा U relative ऑफ फ्यूल गैसेस इक्वल टू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यू रिलेटिव आपको दिया हुआ है और ये सब निकालना है। अच्छा एक चीज देखो, रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी दी है, इसमें नहीं दी हुई है, तो हम क्या लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? ऐसे वाले केस में फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए? V इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू ln m0/m। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे? यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी थी? 10⁴। ln को क्या लिखते हैं? अभी तो बताया था 2.303 log बेस 10, और यहां पे क्या आ जाएगा? m0/m। आई होप क्लियर है। जहां पे m क्या चीज होगा? एक चीज सोचो आप, 3/4 फ्यूल है। अगर 3/4 फ्यूल है तो रॉकेट का मास कितना होगा? मतलब खाली रॉकेट का, बिना फ्यूल वाले रॉकेट का मास कितना होगा? 1/4। आई थिंक क्लियर है। एंड जब पूरी की पूरी गैसेस, पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो गया तो मास कितना बचा? मास बचा m, और वो कितना होगा? m0/4 के इक्वल होगा। आई थिंक क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? 23030। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने आपस में, ठीक हो गया? इतने के बराबर आ गया log बेस 10 m0/m0/4। ऊपर क्या आ जाएगा? 23030 log 4 बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 23030। 4 को क्या बोलेंगे हम? 2 का पावर 2, मतलब क्या आ जाएगा? इंटू 2 log 2। परफेक्ट। बेस 10। नाउ दिस इक्वल टू 23030 इंटू 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010। इफ यू मल्टीप्लाई इट यू गेट आंसर। और ये कौन सा आंसर होगा? ये आंसर होगा उस वाली वेलोसिटी का जो रॉकेट की वेलोसिटी जनरेट होगी। कब? जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो गया। सो दीज वर सम एग्जांपल रिगार्डिंग दिस रॉकेट। और लॉज ऑफ मोशन का जो एक पार्ट है, एनसीईआरटी लेवल पार्ट, ये सारा का सारा फिनिश हो गया। और अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। तो इसको ढंग से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ में आ गया तो फ्रिक्शन बहुत आसान है, वो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।